हम लोगों ने 10 दिन का जो एक प्लान किया है कि हम साइकोलॉजी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं, इसी रेफरेंस में हमारे 4 डे के जो 4 डेज हैं वर्कशॉप के वो कंप्लीट हो चुके हैं। 19th एंड 20th को मिस्टर हेमंत स्वालिनी द्वारा नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी पर बात की गई थी। थर्सडे और फ्राइडे, दैट इज 21st एंड 22nd दिसंबर, लर्निंग, कंडीशनिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, थिंकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इस टॉपिक पर डॉक्टर पूजा शर्मा द्वारा, जो काउंसलर है एमएमपीएस में, बात की जा चुकी है। टुडे वी ऑल आर ईगर टू लिसन डॉक्टर निखिल चौधरी. Nikhil Chaudhary is a bright scholar from Udaipur. He has completed his PhD under the guidance of Dr. Tarun Sharma, Head Department of Psychology, Mohanlal Sukhad University, Udaipur. As well, now presently is posted at Government of Delhi. Delhi is EVGC. That's a sort of a school counselor working. He's a net clarified, completed his PhD. So we welcome Dr. Nikhil Chaudhary. Nikhil, आपका स्वागत है. Today and tomorrow, Nikhil will take the class. Today he'll teach response mechanism, nervous system, types and functions, and few dealings with endocrine glands also. So Nikhil, over to you. आप बात करें उसके पहले मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ. टुडे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, फोर्थ डे की जो स्लाइड्स हैं आपके मेल पे मैंने मेल करी है. आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो अपना मेल आईडी डाला था उसी मेल पर मेल करी है. स्प्लेंडेड टू नोट कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि सर हमें नहीं मिली है. अगर आपने सर मुझे भी नहीं मिला. सर मुझे भी नहीं मिला है. होगी. So we have other option. Whatever who you are, बस आप बोले नहीं, अभी बात सुनेंगे बीच में. ओके, सो जिनको ये नहीं मिल पाई है उनकी मेल आईडी के साथ कुछ इश्यूज हैं. ओके, सो टुडे आज चैट बॉक्स में आप मेल आईडी को टाइप करके भेज दें करेक्ट तरीके से, नॉट स्पेस वगैरह बीच में, लेटर्स कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका स्पेशली ध्यान रखें. चैट बॉक्स में सही तरीके से अगर अपनी मेल आईडी टाइप करके भेजते हैं तो मैं आज वापस सारी मेल आईडीज को चैट बॉक्स में से लेकर, ओके, आई विल जस्ट सेंड इट अगेन. ओके, प्रीति सिंह, यू हैव जस्ट रिपोर्टेड दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड मेल आईडी. आपने अगर रजिस्ट्रेशन लेटर में मेल आईडी को सही नहीं डाला होगा तो कहीं इशू हुआ होगा. सो दैट्स हार्डली मैटर. आप ये मुझे सारे जो है ना आपकी चैट बॉक्स में जरूर लिख के भेज दें, सो दैट विल बी रेडी टू शेयर इट टुडे इटसेल्फ. हम आज ही भेज देंगे आपको. ओके, ऑल द 4 लेक्चर्स. और डॉक्टर निखिल चौधरी की जो 2 दिन की जो हमारी वर्कशॉप में जो लेक्चर्स हैं, इन दोनों की स्लाइड्स संडे रात तक हम आपको भेज पाएंगे, सैटरडे और संडे, टुडे एंड टुमारो की. ओके, सो निखिल, यू जस्ट कम. वेलकम निखिल. थैंक यू सो मच विद अस, और यू आर रेडी टू टीच अबाउट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी. हम सभी स्टूडेंट साइकोलॉजी की अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में आज निखिल हमें अंडरस्टैंड करवाएंगे अबाउट रिस्पांस मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम, टाइप्स एंड फंक्शंस, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, यस सर, श्योरली सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एवरीवन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून फॉर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. जस्ट वन रिक्वेस्ट कि मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और हम लोग जैसे कि सर ने बताया अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, हम लोग साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे. अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो प्लीज अपने पास आप नोट कर लीजिएगा. जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है उसके बाद हम लोग इस एक क्वेश्चन के सेशन को ओपन करेंगे, तब आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे. ड्यूरिंग द सेशन कोशिश कीजिएगा कि अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ना हो तो हम लोग कॉन्वर्जेशन को और क्वेश्चन राउंड को बाद में रखें.
That's all I have to say. With this, with all your permission, sir, I would like to share my screen. Okay, Nikhil, start. Can you see the screen? Can you see something on the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. All right. Great. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊं, हिंदी में समझाऊंगा. मेरी पूरी कोशिश रहेगी. बस आप पॉइंट टू पॉइंट आप चलते जाइएगा और अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करते जाइएगा. ठीक है. तो बढ़ते हैं हम लोग इस अपने पहली लेक्चर, अपनी पहली क्लास की तरफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको आज नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ ग्लैंड्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे. स्पेसिफिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम जानेंगे. लेकिन ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप चढ़ना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप ये है हमारा इंट्रोडक्शन, कि ये क्यों सर हिंदी में की जरूरत क्यों आन पड़ी है. ठीक है. तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या जो जिसके अंदर जान है, जो जीता जागता इंसान है, या पौधे हैं, या एनिमल्स हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आता है. मतलब आपके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा तेज साउंड है, लाइट है, हवा तेज चल रही है, हीट है, आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है, आप टेस्ट किसी चीज को टेस्ट करते हैं, आप वो अलग से कोई टेस्ट है, वाटर है, ग्रेविटी है, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, और इसकी वजह से हम अपने अंदर उसके रिस्पॉन्स में कोई चेंजेस लेके आते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक पैटर्न होता है. वो क्यों करते हैं ये सब? अपने आप को उन चीजों से बचाने के लिए, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम वाटर, इन सब चीजों से बचाने के लिए अपने आप को कोई ना कोई चेंजेस करते हैं. जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आते हैं वो कहलाते हैं स्टिमुलस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले इन्वायरमेंट में चेंजेस आया है. उसको देखकर उसके रिस्पॉन्स में जो हम चेंजेस करते हैं उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स. एज वी ऑल नो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स करके ये एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. तो ये एक इंट्रोडक्शन है. ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी एक इंसान अपने आसपास में होने वाले चेंजेस को देखकर अपने अंदर चेंजेस करता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और बेटर एडजस्टमेंट कर सके. अब एक ह्यूमन बीइंग पूरा इस चीज को तो कर नहीं सकता. उसके अंदर कोई तो ऐसा एक सिस्टम होगा जो इन सब चीजों को प्रॉपरली प्रोसेस करता है. वो एक मल्टी सेल्यूलर सिस्टम है जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. और नर्वस सिस्टम का ये काम होता है कि किसी भी चीज को प्रॉपरली कंट्रोल करे, उसको कोऑर्डिनेट करे, ताकि आपकी बॉडी आसपास की चीजों के साथ में अडॉप्ट करने लग जाए. चाहे अगर जैसे आप जानते हैं कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, और विंटर्स को देखते हुए हमें अपनी बॉडी को उससे अडॉप्ट करवाना जरूरी होता है, अदरवाइज हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. तो ये सारा काम, सारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम का होता है. नर्वस सिस्टम एक्शंस लेता है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होता है जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं, और साथ में कंडक्ट मतलब बिहेवियर. ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के अंडर आती है. तो ये था एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्यों हमें आज नर्वस सिस्टम पढ़ने की जरूरत है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब इसका मीनिंग क्या है वो भी जान लेते हैं. नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसे प्लेस्ड होता है, वो यहाँ पे बताया गया है कि नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम, ये कई सारे न्यूरॉन से, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बनके एक पूरा नेटवर्क, एक जाल तैयार होता है. उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं. और ये सबका सबसे बेसिक काम क्या होता है? मैसेजेस को कैरी करना. ये एक तरह का मैसेंजर है, एक चीज दूसरी तरीके से लेके जाना, और वो चीज वहां से कमांड उठा के वापस आपकी तरफ लेके आना. ये चीज कहलाती है नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक काम. ओके, नाउ कम्स कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा. वो ऐसे काम करेगा कि वो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उन ऑर्गन्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं
वो सही तरह से हो रही है, नहीं हो पा रही है, उसको डिटेक्ट करने का काम, उसको ट्रांसमिट करने का काम, ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करना, सब चीजों को प्रॉपरली वर्क करवाना, ये सारा काम होता है नर्वस सिस्टम का। ये मैसेजेस कैसे भेजता है या कैसे मंगवाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं जो कि आपके मैसेजेस आपके सेंस ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं और वहां से फिर से लेकर भी आते हैं। तो ये जो आदान प्रदान की जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये हमारा नर्वस सिस्टम इसकी देखरेख करता है कि ये सही तरह से होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम जब गैस पे कोई चीज गर्म रखते हैं और हमारा गलती से हाथ टच हो जाता है, तो हमारे हाथ को हटाना है, ये काम आप हमें नर्वस सिस्टम बताता है, ये काम हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बताता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन और नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कर रहा है, वो सब कुछ यहीं से रेगुलेट होती है। अगर ये सब चीजें ढंग से काम ना करें तो हम वो हाथ हटा ही नहीं पाएंगे कभी, एंड देन वी विल बी हर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है? अब क्या क्या कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम? पहले हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी सारी नर्व्स, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, ये सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अब ये कैसे बाइफरकेट होती है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आपके लिए दिया है। अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो फिर से दो चीजों में डिवाइडेड है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम सभी जानते हैं, हमारे हेड के जो स्कल है, उस स्कल के अंदर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो हमारा ब्रेन का मेजर पार्ट कहलाता है। दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन से ही कनेक्टेड होता है। अब वो किस चीज को कनेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जो नीचे की तरफ जो पूरा सिस्टम बना है, इम्प्लांटेड है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। चलिए अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जाना, आते हैं दूसरी तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे मैसेजेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। ये एग्जैक्ट मैसेंजर जो है वो ये है कि आपका कोई भी काम, कोई भी मैसेजेस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैसे जाएगा और फिर से वापस ऑर्गन्स तक कैसे जाएगा, ये काम पेरिफेरल का होता है। पेरिफेरल में दो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स बेसिकली, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो हमारे जितने भी बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे हैंड को इस तरह से दिखाना है, मुझे मेरी फिंगर्स को क्लोज करना है, ठीक है, मुझे इसको फिस्ट बनानी है, मुझे हैंड को ऊपर करना है, नीचे करना है, ये सारी चीजें मैं अपने हैंड को कमांड कर रहा हूं तब वो कर रहा है। तो ये सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गई, और सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो दूसरा नर्वस सिस्टम है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स मतलब आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, आपकी आईज है, आपकी जो पलकें हैं उनको झपकने का काम जो हो गया, आपकी प्यूपिल को डायलेट करना और एक्सपांड करना, ये काम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये सब आपसे पूछते नहीं है कि क्या हमें अपना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये भी फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सर आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? तो ये बड़ा ही सिंपल सी चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें कोई स्ट्रे डॉग घूरने लगता है और वो स्ट्रे डॉग हमारी तरफ आ रहा है दौड़ता हुआ, तो हमारी बॉडी के अंदर एक अजीब सा चेंज आता है। वो बेसिकली हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो रही है, वो रेडी है कि अगर डॉगी आया तो मुझे किस तरह से अपने को बचना है, कैसे उसका सामना करना है। तो इस मोमेंट पे जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब वो खतरा टल गया है, वो डॉगी आगे चला गया है और हमारी तरफ नहीं आ रहा है और हमें पता लग गया है कि हम अब सेफ हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर से जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि वो हमारी बॉडी को फिर से काम करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ एक बेसिक फ्लो चार्ट है जिसमें हमें नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके सब पार्ट्स के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं।
नर्वस सिस्टम जैसे कि अभी हमने बात की कि दो तरह के टाइप्स होते हैं, बस वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे बता रखी है। और ये नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्किंग सिस्टम है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर कोई काम करता है तो वो नर्वस सिस्टम करता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं बॉडी की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज जस्ट लाइक सीपीयू, जो हमारे कंप्यूटर्स में सीपीयू होता है, उसी तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये दो पार्ट से डिवाइडेड है। अभी हमने पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेन जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट है, मदरबोर्ड जिसको हम बोलते हैं। अगर सीपीयू में भी अगर हम कोई चीज ढूंढेंगे ना, तो मदरबोर्ड होता है जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है। तो ये ब्रेन भी हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये हमें कई सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें करने में हेल्प करता है, जैसे कि नई नई चीजों की खोज करना, चीजों को याद रखना, उसको रिटेन रखना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना। जैसे कि अभी हम वी आर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, तो ये पार्ट भी आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, सब कुछ ब्रेन कर रहा है। सारा कॉग्निटिव फंक्शंस, सारी रिमेम्बरिंग, लर्निंग, सब कुछ ब्रेन के थ्रू हो रही है। कोई डिसीजंस लेना और कई सारी चीजें जो है वो ब्रेन प्रोसेस करता है। ये हमारे हेड के जो स्कल पोर्शन है, ये जो स्कल पोर्शन है, इसके अंदर ब्रेन प्लेस्ड होता है, जिसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो क्या पार्ट्स है वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, ब्रेन को एकदम प्रोटेक्ट रखा जाता है। आप देखते हैं, अब आपने हमेशा सुना होगा कि कभी भी सिर में नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए उसका फ्रंटल, लेटरल, डॉर्सल सारा पूरा प्रोटेक्ट होता है वो स्कल के थ्रू। ये दिस इज अ वेरी जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द थ्री मेजर पार्ट्स, कि ब्रेन कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकेंड होता है मिड ब्रेन, थर्ड होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो आगे वाला हिस्सा है। ये जो आगे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट है वो फोर ब्रेन कहलाता है, जिसके अंदर आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है, थैलेमस एक पार्ट होता है। ये चीज फोर ब्रेन के अंदर आती है। मिड ब्रेन की तरफ जाएंगे तो आपको टेक्टम, टेगमेंटम, इस तरह के ब्रेन पार्ट्स दिखेंगे, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम दिखेगा। फिर आप आगे हिंड ब्रेन, पीछे वाले हिस्से की तरफ अगर आप जाएंगे तो लेटरल रीजन कहलाता है वो। इसके अंदर सेरिबेलम आ गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा आ गया, पॉन्स आ गए। ये सारी चीजें पीछे, जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। इसको और अच्छे से हम आगे जो फिगर दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है, उसमें हम समझेंगे। ब्रेन के बाद आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक वो चीज है जो हमारी स्पाइन, जो हम रीढ़ की जो हड्डी जिसको बोलते हैं, वो स्पाइन पूरी हमारी ब्रेन से होके हमारे बैक पोर्शन तक जाती है। वो स्पाइन एक तरह का सिलेंड्रिकल पाइप है। उस पाइप के अंदर कई सारे तार, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कई सारे तार का एक पूरा बंच, एक बंडल, वो वहां से होता हुआ गुजरता है। उस चीज को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इट इज अ सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, जो कि उस स्पाइन के अंदर होते हुए पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम यही तार करते हैं। इन्हें बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो है, ये कहां से शुरू होता है? मेड्यूला से। मेड्यूला हमारे ब्रेन में पीछे की तरफ, या नीचे जो पार्ट है, यहाँ से ये मेड्यूला होता है, और बिल्कुल नीचे तक ये सारे वायरिंग जो है ये जाती है। और ये जो बोनी केज होता है ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। और इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। दीज आर दी फ्यू वोकैबुलरी ऑफ साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो हमें जाननी जरूरी है। ओके, मूविंग अहेड, नाउ स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। नाउ स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से कंसर्न्ड है, क्या क्या काम करता है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, दैट इज कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच करता है तो हमें तुरंत उसको हटाना है। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड देखता है, ताकि हमारे नर्व इंपल्सेस को ब्रेन तक ले जाना और वहां से लेके आना, ये सारे काम किए जा सके, और वो भी समय रहते किए जा सके। वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब बात हम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा जाना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये सेंट्रल को सपोर्ट करने का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी चीज होती है उसको सपोर्ट करने का काम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ये अलग अलग बॉडी पार्ट से सारे सिग्नल्स को कलेक्ट करता है और ब्रेन तक लेके आता है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग करता है, फिर वहां से फिर से सारी चीजों को अलग अलग बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शन के ऊपर ध्यान रखता है। ये होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो जान है वो दो तरह की नर्व फाइबर्स में है। कौन कौन से दो तरह की नर्व फाइबर्स? पहली चीज तो वो जो सारे ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सीएनएस तक, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आती है, और दूसरी वो जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद सारी चीजों को वापस से अपने ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो जो ऊपर लेके आता है वो कहलाता है अफरेंट नर्व्स, अफरेंट, AFFERNT, अफरेंट नर्व्स। और जो चीज नीचे की तरफ सारी इंफॉर्मेशन को वापस भेजती है कि अब आप एक्शन लो, उसको बोलते हैं हम इफरेंट नर्व, EFFERNT। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, उसको चलाती हैं। कमिंग ऑन टू दी सब पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहला होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले बात करी कि ये सारे वॉलंटरी एक्शंस को कमांड करता है। वॉलंटरी एक्शन मतलब हमारे मसल्स, हमें हाथ कब उठाना है, कब नीचे करना है, हमें कब अपना पैर उठा के आगे चलना है, कब पीछे आना है, कब साइड होना है, ये सारी चीजें हमारा सोमेटिक न्यूरल सिस्टम देखता है। दूसरी तरफ हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे सभी इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हो गए, जैसे कि अगर डाइजेशन की बात हो गई, रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं, सलाइवेशन, ये सारी चीजें है। उसके साथ आपका हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है, आपका ब्लैडर कैसे आपके वेस्ट को होल्ड करके रखता है, प्यूपिल कैसे डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, ये सारी चीजें जो आपसे परमिशन नहीं लेती है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है लाइक अ लूप, ये होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इस चीजों को ये न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करके रखता है ताकि कोई भी चीज लिमिट से बाहर नहीं चली जाए और लूप से बाहर नहीं चली जाए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हम बात करते हुए आए हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए, कि आपको अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आन पड़ी जहां आपको लड़ना है या भागना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जहां आप रिलैक्स्ड हैं, जहां आप काम डाउन हैं, जहां अब आपको लड़ने या भागने की जरूरत नहीं है, वहां एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर। नर्वस सिस्टम को बनाने वाला सबसे छोटा, सबसे स्ट्रक्चर्ड और सबसे फंक्शनल यूनिट अगर कुछ है तो वो कहलाता है न्यूरॉन, या इसको नर्व सेल भी कहते हैं। इसका एक तरह का शेप होता है जिसको हम आगे देखेंगे, और इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को लेकर जाना और लेकर आना। सारा जो दारमदार है वो इस न्यूरॉन के ऊपर, इस न्यूरॉन का जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर होता है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स, एक्सन, सेल बॉडी, साइनैप्स। अब ये क्या क्या काम करते हैं, किस काम के लिए होते हैं, क्या चीज होती है, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। मूविंग ऑन टू दी डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। अब आप जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नंबर 1 जो पॉइंट लिखा है उसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर आप देख पा रहे हैं। ये क्या काम करता है, अब इमेजिन करिए कि इस न्यूरॉन के आगे एक और न्यूरॉन है और न्यूरॉन के पीछे एग्जैक्टली ऐसे ही प्लेस किया हुआ एक और न्यूरॉन है, और इस तरह से पूरी न्यूरॉन की एक पूरी चेन बनी हुई। तो जब फर्स्ट हम डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो इंफॉर्मेशन आगे से आ रही है वो डेंड्राइट्स हम यहाँ से पिक करेगा। डेंड्राइट्स बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पिक करेगा, उस चीज को ले लेगा। सेकेंड पार्ट आता है सोमा। सोमा मतलब होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। 8 नंबर अगर आप देखेंगे तो वो जो आपको डार्क फॉर्म में दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, और ये जो पूरी बॉडी है ये सेल बॉडी कहलाती है, इसको सोमा भी हम बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आगे पास होती है और पहुंचती है 3rd नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं एक्सन, AXON, एक्सन। अब एक्सन का क्या काम होता है कि इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से स्पीड से फ्लो करवाना और नेक्स्ट आगे की तरफ लेकर जाना। अब स्पीड से फ्लो कराने के लिए उन्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो है नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं नॉड्स ऑफ रैनेवर। नॉड्स ऑफ रैनेवर, ये इसका काम ये होता है, ये एक माइलिन शीट प्रिपेयर करता है। जो 7 नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, आप जैसे जैसे अपने स्क्रीन पे देखेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि 2 चीजों का मेल होता है, 2 या 3 चीजों का। मैं तीनों चीज आपको बता देता हूँ, माइलिन शीट, नॉड्स ऑफ रैनेवर एंड शिवान सेल्स। ये तीनों चीजों का काम है, तीनों चीजों का सिर्फ ये काम है कि इंफॉर्मेशन को स्पीड से आगे प्रोसेस करना। अगर आप में से किसी का माइक्रोफोन अगर ऑन है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिएगा, थैंक यू। यस, तो ये 3 चीज है
जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ ट्रांसफर की जा सकती है। अगर कोई एक्सॉन ऐसा है, अगर कोई न्यूरॉन ऐसा है जिसमें माइलिन शीट या नॉड्स ऑफ रेनवर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली धीरे जाएगी, लेकिन इसमें फास्ट जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं एक्सॉन टर्मिनल तक, जिसको आप 5 नंबर जहां आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो एक्सॉन टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब एंड, ये एंड्स हैं, यहां से इंफॉर्मेशन फिर से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चली जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये पूरी जो एक तरफ से एक एक्सॉन से खत्म हुआ और एक न्यूरॉन से खत्म हुआ और दूसरे न्यूरॉन से शुरू हुआ, इसके बीच में एक छोटा सा गैप है। ये दोनों जुड़े हुए नहीं होते इस तरह से, इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स एक तरह का ऐसा खड्डा होता है, ठीक है, ऐसा गड्ढा बना हुआ है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी और अगला वाला न्यूरॉन उस चीज को कलेक्ट कर लेगा। वो साइनैप्स बहुत जरूरी होता है और उसमें वो इंफॉर्मेशन पोर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ जब तक यहाँ पर पोर नहीं होगी तब तक दूसरा वाला न्यूरॉन उस चीज को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाता तो वो इंफॉर्मेशन फिर से ले ली जाती है आगे वाले न्यूरॉन के द्वारा। तो इस चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए वो एक गैप दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। तो ये है आपका न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, जो आप नंबरिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी गिवन। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द न्यू पार्ट। अब हम पार्ट्स और फंक्शंस देखेंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है और मैं आगे बढ़ सकता हूं। इज एवरीथिंग क्लियर यहां तक? Okay, sir. No doubt. ओके, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अगर कोई डाउट है भी तो भी आप पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू बहुत कुछ समझने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कोशिश करिएगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम शुरुआत करेंगे स्पाइनल कॉर्ड से। लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो पूरा के पूरा नीचे की तरफ जाता है और हमारे बैक पोर्शन में इसकी सारी वायरिंग इसकी वही होती है। इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है ना, उसको हम बीच में से कट करते हैं तो कैसी एक शेप बनती है, वैसा शेप सेरिबेलम का होता है। इसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 3 पार्ट आते हैं। ये तीनों पार्ट मिड ब्रेन का हिस्सा हैं। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हिंड ब्रेन था, HINDBRAIN, हिंड ब्रेन। इस अब जो आ रहा है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स और मेड्यूला, ठीक है, पॉन्स एंड मेड्यूला, इनकी भी अपनी अपनी जगह है, आप एरो पे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो आता है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड को हम, पीनल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। इसके क्या काम है, ये क्या काम करता है, वो सारी चीजें इसके फंक्शंस में अभी हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो अब आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ये 2/3 पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, 2/3 हिस्सा हमारे ब्रेन का सेरिब्रम होता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम 2 चीज पाएंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये दोनों का आपस में कनेक्शन भी होता है। क्या कनेक्शन है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इस तरह से हमें अपने CNS को समझना है, ये सारे उसके मेजर पार्ट्स हैं। अब क्योंकि हमें फंक्शंस के बारे में भी जानना है तो हम थोड़ा फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। सबसे वहीं से नीचे, जैसे हमने अभी इस डायग्राम को पढ़ने की कोशिश की, हम उसी तरह से यहाँ भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो निचला हिस्सा है ब्रेन का, जिसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। 3 पार्ट, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ब्रेन का। वो हमारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हेल्प करता है, जैसे हमारी ब्रीदिंग, हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए मेड्यूला ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे जब पूछा जाएगा कि ये चीज कौन रेगुलेट करता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सेकेंड पार्ट होता है पॉन्स, जो कि किससे कनेक्टेड है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड है एक तरफ, और दूसरा मिड ब्रेन से कनेक्टेड है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये बीच का पार्ट है पॉन्स। अब पॉन्स क्या काम करते हैं, हम कितना देर सोते हैं, कैसे सोते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, मेलाटोनिन रिलीज होता है जब हम सोते हैं तब, तो कौन सा हार्मोन कितना देर तक रिलीज होगा, कब हमें उठना है,
हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कैसे होंगे, हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक के मूवमेंट्स हैं वो, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें हमारा ये जो पॉन्स है ब्रेन के अंदर वो रेगुलेट करता है। फिर आता है सेरिबेलम, जिसको हम जो ऑल्दो छोटा दिमाग कहते हैं जिसको, लेकिन वो हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, जो क्या चीज मैनेज करता है, हमारी बॉडी के पोस्चर्स, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, कि जैसे हम बैलेंस बनाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम डांस करते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, हम किसी पतली सी पगडंडी पर चलते हैं, तो ये जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, ये जो मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करें, मूवमेंट्स अच्छी तरह से हो, बॉडी का बैलेंस बना रहे, ये सारी चीजें कौन देखता है, सेरिबेलम देखता है। इनफैक्ट ये सारे मोटर कमांड्स को रिसीव करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन मतलब ब्रेन में प्रोसेस करता है, और फिर से डांस, वॉक, राइड, ये सारी चीजें करने का जो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है वो सेरिबेलम है। नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन क्या करता है, ये एक छोटा पार्ट है, ब्रेन का छोटा सा हिस्सा है, जो कि हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, इन दोनों को जोड़ने का काम मिड ब्रेन करता है। इसके अंदर अलग से स्पेशल रिफ्लेक्स होते हैं, जो कि हमारे ऑडिटरी और विजुअल, ऑडिटरी मतलब सुनने वाला और विजुअल मतलब देखने वाला, इन सेंसेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे अराउजल के लिए, हम कितनी जल्दी अलर्ट होते हैं, कितनी जल्दी एक्टिव होते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से कितनी जल्दी सेलेक्ट करते हैं, कि कोई चीज हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, जब बॉल किसी ने फेंकी और बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और ये सिस्टम आपको वहां से मूव करने में हेल्प करता है। तो मिड ब्रेन का भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम में है। अब बात करते हैं जो फोर ब्रेन है, आगे वाला जो पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है, वो क्या काम करता है। तो सारे कॉग्निटिव फंक्शन, सारे इमोशनल फंक्शन, सारी मोटर एक्टिविटी फोर ब्रेन से ही रेगुलेट होती है। इसका सबसे पहला पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑल्दो ब्रेन का सबसे छोटा, सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल क्या करता है, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होंगे, जैसे कि हमारा खाना खाना, हमारे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेक्सुअल अराउजल, हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर, हमारा कौन सा हार्मोन कितना रिलीज होगा और वो कहाँ तक जाएगा, कैसे उसको इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सेकेंड आता है थैलेमस। अब थैलेमस को समझने से पहले एक बार हाइपोथैलेमस पे वापस चलते हैं। हाइपो मतलब होता है नीचे, ठीक है, हाइपो मतलब होता है नीचे, जो चीज थैलेमस के नीचे है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ऑब्वियसली बात है, थैलेमस कहाँ हुआ, हाइपोथैलेमस के ऊपर हुआ। तो ऐसे इस तरह से प्लेस्ड है, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, इस तरह। तो थैलेमस जो है वो एक तरह का एग टाइप क्लस्टर होता है, एक अंडाकार गोलाकार जो शेप होता है उसका, जिसमें जो हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है, ये है हमारे ब्रेन का रिले सेंटर। रिले सेंटर बेसिकली पोस्ट ऑफिस की तरह होता है, जो भी डाक आई उस डाक को सॉर्ट किया, कहाँ कौन सा भेजना है, कौन क्या लेके जाएगा, कौन से एरिया में कौन सी डाक बटेगी, ये सारा काम पोस्ट ऑफिस करता है। बस वही काम थैलेमस यहाँ पे करता है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जिस भी जगह में प्रोसेस होने जाएगी, वो प्रोसेस करने के लिए उसको भेजने का काम थैलेमस करता है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक तरह का ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कई सारे सब ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं अभी हम देखेंगे। ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। अक्सर आप पूछेंगे कि सर ये तो होम्योस्टैसिस क्या चीज होती है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक बिल्कुल सर्टेन टेम्परेचर बना रहे, हमारा ब्लड प्रेशर जितना हो उतना ही होना चाहिए, हमारा ब्लड शुगर लेवल जितना होना चाहिए उतना ही रहे, ठीक है, हमारी हार्ट बीट ना ज्यादा हो ना कम हो, जितनी होनी चाहिए 72 बीट्स पर मिनट उतना ही रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने का काम जो है वो होम्योस्टैसिस करता है, और ये काम कौन देखता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला, ये 4 पार्ट है जो लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। मूविंग ऑन टू सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के बारे में, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा मतलब हमारे ह्यूमन ब्रेन का 2/3 मास जो कैरी करके बैठा है वो है सेरिब्रम, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है? सारे बड़े फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, बिहेवियर, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे काम करना सेरेब्रम का काम होता है। सेरेब्रम इस चीज को करता है। कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी इमेज क्रिएट करनी है, कोई सिंबल्स को पहचानना है, किसी चीज को किसी के साथ में एसोसिएट करके देखना है, मेमोरीज को वापस रिकॉल करना है या मेमोरीज क्रिएट करनी है, ये सारा काम सेरेब्रम का होता है। सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड है, दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड है, और दोनों जो है इस तरह से बना हुआ है। आप आगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और वो क्या चीज है बेसिकली, उस हाफ के अंदर क्या है, जो सिमेट्रिकल पार्ट है इसके अंदर क्या है, ये मेलिनेटेड फाइबर्स है, उसका पूरा पूरा एक बंडल बना है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ही जो है वो इन दोनों हाफ को कनेक्ट करता है। आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपका राइट हेमिस्फीयर अगर किसी चीज से जुड़े हुए हैं और वो जुड़े हुए रहते हैं तो वो किससे रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए रहते हैं। अगर कॉर्पस कैलोसम ना हो तो आपकी दोनों पार्ट ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो अलग अलग काम करेंगे, वो अलग अलग जाएंगे, उनके बीच का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो लैंग्वेज को, बिहेवियर्स को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो इमेजेस, रिलेशनशिप्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, इन सारी एक्टिविटीज को कवर करता है, इन सारी एक्टिविटीज में डील करता है। इसे हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर के अपने अलग काम है और कुछ कॉमन काम भी है, लेकिन दोनों के अपने अलग अलग काम है और उन्हीं के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं। ये इस तरह से हमारा सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है। अब इसको डिवाइड करने के लिए और इसको पढ़ने में थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको 4 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि चलो माना कि ये तरीके की ऐसे तरह से डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन पढ़ने के लिए और थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 लोब्स में इसको डिवाइड किया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब है। फ्रंटल लोब क्या करता है? फ्रंटल लोब ये काम करता है कि जो भी अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, ये सारे जो काम है वो फ्रंटल लोब के अंदर होंगे। जो बिल्कुल आगे वाला पार्ट है, अगर आप ये देख पा रहे हैं आगे वाला पार्ट, ये आपका फ्रंटल लोब है। सेकेंड आता है पैराइटल। पैराइटल लोब में कटिनेस सेंसेशन, जो कि आपके विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन के साथ में मिक्स होकर काम करते हैं, वो पैराइटल लोब में आते हैं। थर्ड आ गया ऑक्सीपिटल। आप जो चीजें देख पा रहे हो, देखने का जो सारा प्रोसेस होता है वो सब कुछ ऑक्सीपिटल लोब में जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है। और टेम्पोरल मतलब ऑडिटरी, जो आप चीजें सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें ऑडिटरी में आएगी और वो टेम्पोरल लोब उसकी देखरेख करता है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां तक हमारा एक बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इन सभी चीजों के बारे में, सारे पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में जाना, उसके बेसिक चीजों के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है, ताकि आपको समझ आए इन डायग्राम और इस डिस्क्रिप्शन की मदद से कि ये किस तरह से काम करता है। और हमारी बॉडी एक्चुअली में जब कोई भी छोटा भी मूवमेंट करती है तो उसमें ब्रेन में कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स और बिहेवियर्स और एक्शंस होते हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ दी फॉर टुडेज लेक्चर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लैंड। अब मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले ये तो देखिए कि ग्लैंड होता क्या है। व्हाट इज अ ग्लैंड? ग्लैंड एक तरह का वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने में और सही जगह पे जाके उस अपना काम को कंप्लीट करने में, उस जॉब को, स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। उसको बोलते हैं हम ग्लैंड। अब ग्लैंड 2 तरह के होते हैं। पहला तरीका ये कि आप जो भी हॉर्मोन्स हैं वो एक पाइप से होते हुए, गुजरते हुए एक जगह पे जाएगा और वहां अपना असर दिखाएगा। इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, डक्ट, DUCT, डक्ट ग्लैंड, जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरे ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही अपने हार्मोन्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो डायरेक्ट उसको अपने ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे और ब्लड के थ्रू होता हुआ वो सही जगह पे जाएगा और वहां पे अपना असर दिखाना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड, जहां डक्ट नहीं होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आज हम जो मेजरली पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हमें ऑब्वियसली याद भी रखना पड़ेगा।
तो मैं मेजर जो ग्लैंड है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो थैलेमस के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके सारे डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज पे फोकस करिए कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होती है। थायराइड ग्लैंड मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही एक जैसी होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में, हमारे गर्दन में, गले में, बिल्कुल जहाँ थ्रोट, जहाँ लाइनिक्स होता है वहां हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। उसके नीचे आते हैं तो थाइमस होता है। उसके और नीचे आते हैं, थाइमस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं इसके बारे में। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड, हमारी किडनी के बिल्कुल ऊपर, जो दोनों किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं उन दोनों को पेयर में होती है एड्रीनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। पेयर में जो ग्लैंड होती है वो एड्रीनल ग्लैंड कहलाती है। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे किडनी के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो एक तरह का ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। फिर आता है ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिकल्स या टेस्टीज इन मेल्स। तो फीमेल्स के अंदर जो ऑर्गन है इनको हम ओवरीज बोलेंगे, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और दूसरा टेस्टिकल जो है वो मेल्स में होते हैं। और इन दोनों को कंबाइन अगर नाम दिया जाए तो इनको बोलते हैं गोनाड्स, GONADS, गोनाड्स। ओके, गोनाड्स जो होते हैं वो दोनों के लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें फीमेल में ओवरीज होगी और मेल्स में टेस्टिकल्स। सर एंडोक्राइन ब्लड के थ्रू फ्लो करता है या फिर इनके लिए अलग से जो पाइप, क्या बताया था आपने? एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, उसके लिए कोई अलग से डक्ट नहीं होता है। ओके, थैंक यू। ओके, तो मूविंग अहेड, फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं उसको कंट्रोल फॉर्म में, मतलब ऐसे नहीं कि ओपन कर दिया तो टैप की तरह ओपन कर दिया, हार्मोन्स बहे जा रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एक कंट्रोल फॉर्म में उसको रिलीज करना, बॉडी के सही जगह पे लेके जाना, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इमोशन कंट्रोल, मूड स्विंग, सेक्सुअल फंक्शंस, स्लीप, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें रेगुलेट की जा सके, इसमें रेगुलेशन में हेल्प मिल सके, इसलिए होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन किस तरह से रिलीज करती है और उसके ज्यादा या कम हो जाने पे क्या होता है, वो हम बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके मेन एग्जाम्स में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा। को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इस एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है, ये हमारे ब्रेन में प्लेस्ड होती है और दूसरी ग्लैंड्स को ये बताती है कि उनको क्या करना है, कौन सा हार्मोन कैसे कितना रिलीज होगा, ये सारा काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। इसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारी जो ये बॉडी, हमारा जो किस तरह से बढ़ेगी, कितनी हाइट हमारी होगी, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन पे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पीनल ग्लैंड की तरफ। ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही सिचुएटेड होती है। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रिलीज करने का काम पीनल ग्लैंड करती है, जो कि हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। हमारी नींद कितनी आएगी, किस तरह से आएगी, कब उठना है, कब सोना है, ये सारी चीज। इसकी एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप सोते हैं, रात होती है और जैसे ही अंधेरा होता है तो पीनल ग्लैंड को ये पता लग जाता है कि अंधेरा हो चुका है और एक ये जो पर्सन है ये सो रहा है, सोने जा रहा है, तो वो मेलाटोनिन को ज्यादा रिलीज करती है ताकि आप अच्छे से सो पाए। जैसे ही उजाला होता है, सूरज की किरणें आती है और रोशनी आ जाती है, तो पीनल ग्लैंड को पता लग जाता है कि क्यों रोशनी आ गई है, तो अब ये इस पर्सन को उठाना भी जरूरी है, इसलिए वो मेलाटोनिन की सिक्रेशन को कम कर देता है, रोक लगा देता है। जैसे ही रोकथाम करता है आप जग जाते हैं। तो ये डेली जब भी आप सोते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी आपके ब्रेन में आपके ग्लैंड कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड। आपने इसके बारे में कॉमनली सुना होगा। अब ये क्या काम करता है? आपके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को देखता है। कई लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि वीक है, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर थायराइड रिलीज नहीं हुआ। किसी की ग्रोथ है वो बहुत कम रह जाती है, किसी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको आपने सुना होगा ड्रॉफिज्म या जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब बहुत ज्यादा हाइट वेट बढ़ गया,
और ड्रॉफिज्म मतलब जो बौने रह गए, जिनका हाइट कम है, तो वो तब होता है जब थायराइड हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड इस चीज को रेगुलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ही पास में होता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि सेट ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स होता है। 4 छोटे ग्लैंड मिलके पैराथायराइड ग्लैंड बनाते हैं। ये थायराइड के बिल्कुल पीछे की तरफ होता है पैराथायराइड। अब इसका काम क्या होता है, हमारी बोन हेल्थ के बारे में ध्यान रखना। हमारी बोन हेल्थ मतलब कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस, क्या क्या चीजें जा रही है और कितनी मात्रा में जा रही है, कितनी जरूरत है, कितना वेस्ट है, कितना यूज आएगा, ये सारी चीज पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी किडनीज के ऊपर जो एक पैर में होगी, दो ग्लैंड का पैर होगा, वो होती है एड्रीनल ग्लैंड। और इसके ये क्या काम देखती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। अब ये कैसे देखेगी, ये एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं हम एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। 2 नाम होते हैं, एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन। ये इस हार्मोन को रिलीज करेगी, हमको तैयार करेगी, कॉर्टिकोसॉइड्स को बनाएगी और हमें मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ऑक्सीजन इनटेक, ब्लड फ्लो, सेक्सुअल फंक्शंस, इन सब के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये सारी चीजें जब आपके साथ हो रही होगी तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन को रिलीज कर रहा है। आपने एक बहुत कॉमन वर्ड, एक टर्म सुना होगा, एड्रेनलिन रश। जब आप कोई भी चीज बहुत ही तीव्रता के साथ करते हैं, तेज गाड़ी चलाना या झूले में बैठना, झूला झूलना, तो आपके अंदर एड्रेनलिन रश होता है, तो यही ग्लैंड रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रियाज डाइजेशन के लिए काम होता है। डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पैनक्रियाज उसका पार्ट है। अब ये क्या करता है कि शुगर हमारी ब्लड के अंदर कितनी होनी चाहिए, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए 2 हार्मोन रिलीज करता है। पहला होता है इंसुलिन, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल लेके आती है, मतलब कम करती है, अगर ज्यादा है तो कम करेगी। और दूसरा होता है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है कि अगर कम है तो उसको बढ़ाने का काम ये करता है। और ये जो है, ये ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है पैनक्रियाज, जो कि हमारे फूड को तोड़कर सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करने में, पचाने में, पाचन क्रिया में जो मदद करते हैं, वो पैनक्रियाज के द्वारा एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो करते हैं। तो ये होता है पैनक्रियाज का काम। अब आगे बढ़ते हैं गोनाड्स। गोनाड्स एक तरह का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो कि फीमेल्स में ओवरीज के रूप में पाया जाता है और मेल्स में टेस्टिकल या टेस्टिस जिसको कहते हैं उसके रूप में पाया जाता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो ओवरीज 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये 2 हार्मोन्स को फीमेल्स के अंदर रिलीज करने का काम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओवरी बेसिकली। तो इस तरह से ये किया जाता है। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर आने वाले प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस है, 13 या 14 साल में जब एक फीमेल जो है वो प्यूबर्टी को हिट करती हैं, तो उनके ब्रेस्ट में जो डेवलपमेंट है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होते हैं, उनकी प्रेगनेंसी को, उसकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो सब कुछ इन हॉर्मोन्स के रिलीज होने की वजह से एक फीमेल के अंदर डेवलप होती है। और वो चीज कौन करता है, वो सारी चीजों का ओवरीज देखता है। और ओवरीज क्या है, ओवरीज एक तरह का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, मेल्स के अंदर आता है टेस्टिकल या टेस्टीज। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाया जाता है। मेल्स में ये जो हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन है, वो रिलीज करता है। अब ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आप मेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी बॉडीली चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी एक्सपांड होने लगती है, उनकी मसल्स ग्रो होने लगती है, उनके फेशियल और चेस्ट और बहुत सारी बॉडी की प्यूबिक हेयर्स जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे हेयर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जो आपकी वॉइस है वो थोड़ी सी भारी वॉइस है, वो आना शुरू हो जाती है। एडम्स एप्पल है, वो चीज बाहर आना शुरू हो जाती है, ये जो हमारे थ्रोट के अंदर, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस आ रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से आते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, टेस्टिकल या टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होती है। इसी के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव
फ्लूइड है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वो उसको उसके फॉर्मेशन में भी जो हेल्प करता है वो टेस्टिस ही हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये सारी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा, इन सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा, और ये जाना कि अगर कोई भी हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है या कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो सारी ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है, कोई ऐसा जो कुछ नहीं समझ पाया हो? नो सर। No, sir. All clear. ऑल राइट, ग्रेट, सर यस। Okay, so with this I have told you the basic things about all the nervous system, the parts of nervous system, जिसमें हमने central nervous system पढ़ा, हमने peripheral nervous system पढ़ा, हमने brain और spinal cord के बारे में पढ़ा। एक हम लोग छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। यस अनिल सर, आपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस बताया है, तो हाँ। ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है आई सो थिंक हाइपोथैलेमस करता है, बट आपने उस जगह थैलेमस को किया, वो चीज थोड़ी क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, थैलेमस जो होता है वो एक रिले सेंटर होता है। मैं अगर आपको फिर से बताऊं, ये चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, थैलेमस एक तरह का रिले सेंटर होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से उठाकर लेकर आता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किस जगह पे भेजना है, कौन से अप्रोप्रिएट पार्ट पे भेजना है, वो सारा काम थैलेमस का होता है, हाइपोथैलेमस का नहीं होता है। जब तक इंफॉर्मेशन उन ब्रेन में नहीं पहुंचेगी तो वो प्रोसेस नहीं होगी, और वो प्रोसेस करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ तभी हो पाएगा जब ये रिले स्टेशन या रिले सेंटर आप जो भी कहें, ये प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को वहां तक भेजे, और ये सारा काम थैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस का काम और हाइपोथैलेमस के जो सारे फंक्शंस हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर दिए हुए हैं, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेक्सुअल अराउजल, हार्ट बीट हमारी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें, इनफैक्ट हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो अभी हम पढ़ के आए हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी हाइपोथैलेमस का होता है। और सर इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देते, वैसे स्लाइड्स में था नहीं। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क मैं न्यूरोट्रांसमीटर बता दूं। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स की तरह ही होता है, लेकिन ये ब्रेन फंक्शन के लिए काम आता है। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो कि इन सब चीजों को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, और उसको लेके आने का काम थैलेमस तक जो ये करते हैं, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स और इन सब के बारे में हम लोग एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को टच किया है। Okay. और एक आप मुझे थोड़ा मिड ब्रेन दिव्या, दिव्या श्रीवास्तव, ask your question, Divya. Divya, you want to ask something? Priyanshu Yadav. एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे न्यूरॉन है ना बचपन में जितने होते हैं, फिर उसके बाद जब एज बढ़ती रहती है तो फिर है ना वो न्यूरॉन नए बनते रहते हैं, या फिर है ना जो न्यूरॉन बचपन में होते हैं वही है ना बाद में जाके भी वही फंक्शन करते हैं? ओके, तो अगर मैं एक अप्रॉक्स नंबर आपको बताऊं तो हमारे अंदर 10 से 12 मिलियन न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं। ओके, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं, और न्यूरॉन्स की एक खास बात ये होती है कि ये फिर से बनते नहीं। एक बार जो न्यूरॉन डैमेज हो गए तो उसके बाद वो डैमेज रहते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे ब्रेन की कि इन न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाए, क्योंकि ये फिर से नहीं बनते। हमारी बॉडी का कोई भी सेल फिर से बन सकता है। इनफैक्ट कुछ टाइम में हर बार बदलते रहते हैं। अगर एक अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी के सारे सेल्स टूटकर नए बन जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केस विथ न्यूरॉन। न्यूरॉन के केस में फिर से नहीं बनता है, एक बार जो चीज डैमेज हो गई वो हो गई। अब इसको सपोर्ट करने के लिए शेवान सेल्स करके सेल्स होते हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। अब सपोर्टिंग सेल का ये काम होता है कि आपके न्यूरॉन में जो भी टूट फूट हो रही है, जो भी डैमेजिंग एक्टिविटी हो रही है, वो ना हो, उसकी देख रेख करना, जिसको हम बोलते हैं ना मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस करने का काम वो शेवान सेल्स
करते हैं ताकि न्यूरॉन जो है वो हेल्दी रहे और अपना काम करता रहे। तो शिवान सेल एक तरह का सपोर्टिंग न्यूरल फंक्शन प्ले करता है और न्यूरॉन फिर से नहीं बनते हैं, एक बार जितने हैं उतने ही रहते हैं। विशाखा, योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर। सर सेरेब्रम का जो सेकंड पार्ट था पैरिटल लोब, आप उसका वर्क प्लीज वापस एक्सप्लेन कर देंगे? सेरिब्रम का सेकंड पार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? इज दिस द सेम स्लाइड यू वांट टू आस्क? यस सर, यस सर। ओके, सेरिब्रम के बारे में जो 2 इक्वल सिमेट्रिकल हाफ्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सर पैरिटल लोब। पेराइटल लोब के बारे में जानते हैं। ओके, कटिनेस सेंसेशन की बात की गई है यहाँ पे हमारी। अच्छा, इसको हम समझते हैं फर्स्ट लोब से। फ्रंटल लोब कॉग्निटिव काम करता है और पेराइटल लोब जो है उसी की फिजिकल जो बॉडीली काम है, बॉडीली फंक्शंस जो है वो काम करता है पेराइटल। ओके, उससे रिलेटेड मैं आपको इसका अगर एग्जांपल दूं, अगर आप बाइक या स्कूटी या कार या कुछ भी राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारा ईयर जो है, हमारा जो ये वाला पार्ट है, ईयर वाला पार्ट है, इससे जो एयर पास होती है ये हमें ये बताती है कि किस तरफ हमें अपनी बाइक या स्कूटी को कितना झुकाना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, कितना टिल्ट करना चाहिए। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी बॉडी, हमारा बैलेंस बनाए रखने का जो काम है वो पेराइटल लोब का होता है। ये कटिनेस सेंसेशन इस चीज को कहते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी के को मेंटेन करना, उसकी बैलेंस को, उसकी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। कमलावती sir, गौड़, thank you. कमलावती गौड़, आस्क योर क्वेश्चन। सर हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, जो हमारे ब्रेन का ऑल्दो बहुत स्मॉलेस्ट छोटा हिस्सा है, लेकिन वो हमारे कई सारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने में काम आता है। और वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं और साथ में साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं। दोनों की चीज आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप एक बार देख लीजिए। अभी मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है। हाइपोथैलेमस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो थैलेमस के नीचे होता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है और उसके ये सारे फंक्शंस होते हैं। प्रियांशु, योर लास्ट क्वेश्चन। प्रियांशु, योर लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर है ना, मैंने कहीं सुना था कि ना एल्बर्ट आइंस्टाइन के है ना न्यूरॉन का बहुत ज्यादा वेब बंडल था ऐसा, मतलब तो उनके क्या न्यूरॉन बहुत सारे बने थे, 10 मिलियन जो आपने बताया था नंबर, तो उनसे ज्यादा थे कि है ना सिर्फ उनके सारे न्यूरॉन एक्टिव थे और हमारे न्यूरॉन कम एक्टिव है? हाँ नहीं, ये इट्स अ थ्योरी प्रियांशु, इट्स अ थ्योरी कि आप किसी के सभी जो एक ह्यूमन बॉडी है वो एक स्टैंडर्ड से बनती है और वो सभी चीजें उतनी ही मात्रा में प्रोवाइड की जाएगी किसी भी इंसान को। हम यहाँ जितने भी हैं सबके पास उतनी वैसी ही चीजें हैं। इस जस्ट दैट आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन या और जो भी जितने भी दिग्गज रहे हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनकी ब्रेन और जिनकी ब्रेन प्रोसेसिंग के बारे में हम जानते हैं कि ये भी है, ये थ्योरी में ये भी है, आगे ये भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने ब्रेन का 7%, कोई बोलता है 10% तक यूज कर लिया था और हम 2 या 3% ही यूज कर पाए हैं। तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि उन्होंने अपनी ब्रेन और अपनी प्रोसेसिंग के ऊपर इस तरह से फोकस किया है, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल हट के अपनी चीजों को करते थे। इस वजह से वो चीजें यूज कर पाए हैं। अदरवाइज उनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर और यहाँ बैठे सभी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। There has been a no change. Okay, lot of questions are there, लेकिन हम चूंकि हमारे पास समय की सीमितता है, ओके, एंड द बेसिकली दिस जो आज का जो लेक्चर था, इट्स नॉट अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। ओके, अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग्स करनी है तो यू हैव टू गो फॉर सम सेवरल लिटरेचर रिगार्डिंग, जैसे कुछ रेफरेंसेस की भी बात होती है निखिल सर, कि हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुन लिया, ऐसा हुआ था, वो किस रेफरेंस से, इंटरनेट की सोर्स पर कहां से आया, वेदर इट इज करेक्ट रिसोर्स और नॉट। ओके, इस तरह की स्टडी हुई नहीं, या जैसे किसी ने, कृतिका ने क्वेश्चन किया, इट इज इन मिथ that we use only 10% of the brain. The credibility of the sources are very important for answering such scientific questions. Okay, so हमारे साथ में क्यूरियोसिटी हो सकती है इस प्रकार की कि न्यूरॉन कितने बनते हैं हमारी बॉडी में, जब हमारा बर्थ हुआ कितने हुए, उसके बाद हमारे कितने इंक्रीज हुए, कितने
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not clear. Sir, voice clear नहीं है. Sir, sorry, but you are not audible to us. Sir, there is so much of network disturbance. Okay. ओके, अभी आ रही होगी आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That was some issue. Okay. So निखिल, बहुत आपने rightly perception कल आज की डेट में response mechanism, nervous system types and functions, endocrine glands के functions, इनके बारे में बात करी, and it is a very effective way you have presented all the things, and in a short time, 1 घंटे के अंदर इतनी सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझ लेना, ये उसके बारे में बातचीत करना, इट इज अ टफ जॉब एंड यू हैव डन वेरी एफिशिएंटली. कल हम निखिल सर के साथ वापस होंगे. विल जस्ट लिसन, परसेप्शन के बारे में बात सुनेंगे, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षण क्या होता है, अटेंडिंग एंड परसीविंग, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, as well as we'll listen about the gestaltic principles of perceptual organization, figure and ground perception, then illusions, constancies, perceptual constancies, depth perception, distance perception, movement perception, lot of we'll just give meaning to stimulus in a holistic manner, and that is the meaning of perception. Am I right na? Yes, sir. स्टिमुलस को हम अर्थ प्रदान करेंगे, संवेदनाओं को हम अर्थ प्रदान करेंगे एक पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से. सो कल हम निखिल को सुनेंगे. आज के लिए इतना काफी है. आज की जो अटेंडेंस है, आई हैव टेकन इट, नियर अबाउट 98 स्टूडेंट्स वर देयर. ओके, रेगुलरली मैं आपकी अटेंडेंस को चेक कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ. सर्टिफिकेट्स डेफिनेटली बात है, उन्हीं को मिलेंगे जो आप इस फंक्शनिंग में आप रेगुलर रह पाएंगे. थैंक यू. इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं. Thank you, sir. Thank you, Nikhil sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सबका सर। मंगल होए रहे, सबका मंगल होए रहे. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। जागे घर घर शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका
गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जन